प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जिस विषय पर यहाँ चर्चा करने वाले हैं, ब्रिटिश कालीन भारत में किस तरह से अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य को सुरक्षित रखने के लिए, उसका विस्तार करने के लिए प्रशासनिक क्षेत्र में जो कार्य किए हैं, इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। आज का हमारा विषय है ब्रिटिश कालीन प्रशासनिक व्यवस्था। सीपी इल्बर्ट जो ब्रिटिश अफसर थे, इन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन को 3 भागों में विभक्त करके बताया है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने आई तो उस समय से लेकर 1600 ईस्वी से लेकर 1757 ईस्वी तक एक व्यापारिक कंपनी के रूप में कंपनी ने भारत में किस तरह से अपना शासन स्थापित किया, इसके बारे में बताया है। 1757 से लेकर 1857 ईस्वी तक का 100 वर्षों का जो समय है, इसमें इल्बर्ट ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक कंपनी के साथ साथ एक राजनीतिक सत्ताधारी कंपनी के रूप में बताया है। और 1857 में भारत में जब स्वतंत्रता की पहली क्रांति हुई तो इसके पश्चात भारत में अपने साम्राज्य को सुरक्षित रखने के लिए ब्रिटिश सरकार ने जो शासन व्यवस्था स्थापित की 1858 से लेकर 1947 ईस्वी तक, इसे तीसरे भाग में विभक्त किया है। इस तरह से हम देखें, ब्रिटिश कालीन भारत की यदि हम चर्चा करें तो प्रशासन को हम 3 चरणों में विभक्त करके देख सकते हैं। और वो 3 चरण हैं। सर्वप्रथम जब 1757 ईस्वी में प्लासी युद्ध और 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध लड़ा गया, तो इसके पश्चात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजनीतिक अधिनायक की तरह भारत में अपना राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास किया। और जिस तरह से लॉर्ड क्लाइव ने भारत में ब्रिटिश प्रशासन को स्थापित किया और आने वाले समय में ब्रिटिश गवर्नर जनरलों ने भारत में ब्रिटिश कंपनी को राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित किया, इसके बारे में चर्चा करेंगे। दूसरा हम चर्चा करेंगे 1858 से लेकर 1947 ईस्वी तक के समय को। आज हम चर्चा करने वाले हैं प्रथम चरण पर। 1757 ईस्वी से लेकर 1856 ईस्वी तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में किस तरह से प्रशासन के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, न्याय के क्षेत्र में और अन्य क्षेत्रों में क्या क्या सुधार किए, क्या क्या व्यवस्थाएं की और अपने साम्राज्य को स्थापित करने के लिए इन क्षेत्रों में क्या क्या विकास किया, प्रशासन का किस तरह से पुनर्गठन किया, इन सभी के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम देखें तो इलाहाबाद की जब संधि की गई 1765 ईस्वी में, तो लॉर्ड क्लाइव की सफलता को देखते हुए इसे पुनः भारत में गवर्नर बनाकर भेजा गया था। क्लाइव ने जाते जाते जो द्वैध शासन व्यवस्था स्थापित की थी, इसके आधार पर बंगाल में 2 सरकारें स्थापित हो गई थी, जिसमें बंगाल नवाब का उत्तरदायित्व तो था परंतु इसके पास कोई अधिकार नहीं थे, जबकि ब्रिटिश कंपनी के पास, अंग्रेज सरकार के पास कोई उत्तरदायित्व नहीं था, परंतु समस्त शक्तियाँ उसके हाथ में थी, समस्त आर्थिक संपदा उसके हाथ में थी। तो ये जो त्रुटिपूर्ण शासन स्थापित हुआ था, आने वाले समय में इसमें सुधार किया वॉरेन हेस्टिंग्स ने। सर्वप्रथम हम देखें तो 1773 ईस्वी का जो रेगुलेटिंग एक्ट है, इस एक्ट के माध्यम से बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया। और 1833 ईस्वी का जो चार्टर एक्ट है, इस एक्ट के माध्यम से अब बंगाल के गवर्नर के स्थान पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में गवर्नर जनरल की व्यवस्था स्थापित करी। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन गवर्नर जनरलों के माध्यम से भारत में अपने प्रशासन को स्थायित्व प्रदान करने के लिए, इसे संगठित करने के लिए, इसका विकास करने के लिए जो जो कार्य किए हैं, समय समय पर जो गवर्नर जनरल भारत में आए हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में, जिन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन को राजनीतिक दृष्टि से स्थापित करने का प्रयास किया है, इन्होंने भारत में रहकर क्या क्या कार्य किए, इन सभी की चर्चा हम 2 भागों में करेंगे। पहला 1757 से लेकर 1856 ईस्वी। तो आज हमारा जो प्रथम चरण है, इसमें हम देखें तो क्लाइव के जाने के पश्चात वॉरेन हेस्टिंग्स भारत में
बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर आया। इसके समय 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ और 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ। इन दोनों अधिनियमों के माध्यम से कंपनी की शक्तियों का विभाजन हुआ। 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट था, इसके माध्यम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक अधिकार और व्यापारिक अधिकारों का पृथक्करण किया गया। वॉरेन हेस्टिंग्स ने क्लाइव द्वारा जो द्वैध शासन व्यवस्था स्थापित की थी, इसकी त्रुटिपूर्ण नीतियों को देखते हुए सर्वप्रथम इसने द्वैध शासन व्यवस्था का अंत किया और अनेक प्रशासनिक सुधार, राजस्व संबंधी सुधार और न्याय संबंधी सुधार किए, जिनकी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। वॉरेन हेस्टिंग्स के पश्चात इसके उत्तराधिकारी के रूप में हम देखें तो लॉर्ड एमहर्स्ट का 1 वर्ष का शासनकाल रहा और इसके बाद जो लॉर्ड कॉर्नवालिस आया, जिसने 1786 से लेकर 1793 ईस्वी तक बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में ब्रिटिश कंपनी का, ब्रिटिश शासन का नेतृत्व किया। इसने भी अपने कॉर्नवालिस कोड के माध्यम से और अपने प्रशासनिक सुधारों के माध्यम से, न्यायिक सुधारों के माध्यम से भू राजस्व व्यवस्था, जिसके स्थायी बंदोबस्त के नाम से भारतीय इतिहास में जाना जाता है, इन सब के माध्यम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन को यहाँ दृढ़ता से स्थापित करने का प्रयास किया और ब्रिटिश कंपनी को राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित किया। कॉर्नवालिस के पश्चात जो स्थिरता का काल आया, इसके बाद 1813 में लॉर्ड हेस्टिंग्स भारत का, बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर आया और इसके समय भी अनेक सुधार भारत में देखने को मिले। इनके उत्तराधिकारियों में हम नाम ले सकते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंक का और इसके समय भी अनेक सुधार हमें देखने को मिले। लॉर्ड डलहौजी का, जिसके समय 1857 ईस्वी की क्रांति हुई थी, तो इसने प्रशासन में क्या क्या फेरबदल किए, क्या सुधार किए, प्रशासन का किस तरह से विकास किया, इन सभी की चर्चा हम इस प्रथम चरण में देखेंगे। तो हम देखें बंगाल के गवर्नर जनरलों ने किस तरह से ब्रिटिश शासन को भारत में स्थापित करने का प्रयास किया, इन सभी की चर्चा हम इनके प्रशासनिक, न्यायिक और राजस्व संबंधी सुधारों में देखेंगे कि किस तरह से एक आर्थिक शक्ति के रूप में, एक व्यापारिक और राजनीतिक शक्ति के रूप में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने हितों की पूर्ति भारतीय राजनीति से पूरे करने का प्रयास किया। सर्वप्रथम हम चर्चा करेंगे वॉरेन हेस्टिंग्स की। वॉरेन हेस्टिंग्स जब 1772 ईस्वी में बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में आया, तो उसने संपूर्ण शासन व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता महसूस की। सर्वप्रथम उसने प्रशासनिक क्षेत्र में सुधार किया और 1765 ईस्वी की जो इलाहाबाद संधि थी, इस इलाहाबाद संधि में उसने कुछ संशोधन किया। इस संधि के अनुसार कंपनी को बंगाल की शासन व्यवस्था का उत्तरदायित्व भी संभालना था। तो सर्वप्रथम जो दीवान राजस्व वसूली के लिए नियुक्त किए गए थे, जो भू राजस्व एकत्र करते थे, इन दोनों दीवानों को दंडित किया गया और खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया। दूसरा जो महत्वपूर्ण सुधार हम इसका देख सकते हैं, इलाहाबाद संधि में जो 26 लाख रुपए मुगल सम्राट को दिए जाते थे, उस व्यवस्था को समाप्त किया और कड़ा और इलाहाबाद के जिले लेकर 50 लाख रुपए में अवध के नवाब को दे दिए गए। प्रशासन में जो दूसरा महत्वपूर्ण सुधार किया इलाहाबाद संधि में संशोधन करते हुए, वो ये था कि बंगाल नवाब को जो 53 लाख रुपए दिए जाते थे, उस राशि को कम किया गया और जो नजमुद्दौला था, बंगाल का नवाब था, उसकी संरक्षिका थी मुन्नी बेगम, इसके संरक्षण में उसको छोड़ दिया गया। ये कुछ महत्वपूर्ण सुधार करने के पश्चात उसने राजस्व व्यवस्था में सुधार का काम किया। वॉरेन हेस्टिंग्स ने राजस्व वसूली के लिए कलेक्टर के पद का सृजन किया और इस कलेक्टर को राजस्व वसूली के साथ साथ न्याय संबंधी कार्य भी प्रदान किए। सर्वप्रथम हम देखें तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने एक 5 वर्षीय इजारेदारी प्रथा शुरू की भू राजस्व वसूली के लिए, जिसमें जो व्यक्ति सबसे ज़्यादा बोली लगाता था उसे भू राजस्व वसूल करने का अधिकार मिल जाता था। परंतु इसके दोषों को देखते हुए 1777 ईस्वी में इसे 5 वर्षीय के स्थान पर 1 वर्ष के लिए किया गया। परंतु ये व्यवस्था अपने दोषों से ही हानिकारक साबित हुई और आने वाले समय में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इस इजारेदारी प्रथा को समाप्त करके स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था शुरू की।
इसी तरह हम देखें तो न्यायिक व्यवस्था में भी वॉरेन हेस्टिंग्स ने अनेक सुधार किए। उसने दीवानी मुकदमों के लिए प्रत्येक जिले में दीवानी अदालतों की व्यवस्था की। साथ ही उसने फौजदारी या निजामत अदालतों की व्यवस्था की। इसी तरह हम देखें तो प्रत्येक जिले में जो प्रधान न्यायाधीश होता था, काजी अथवा पंडित होता था, इसकी व्यवस्था की। उसने कलकत्ता में एक सदर दीवानी अदालत और एक सदर निजामत अदालत की भी व्यवस्था की। 1773 ईस्वी का जो रेगुलेटिंग एक्ट है, इसके माध्यम से कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई थी। वॉरेन हेस्टिंग्स का जो महत्वपूर्ण न्यायिक सुधार है वो ये है कि उसने हिंदू कोड और मुस्लिम कोड का अलग अलग संकलन करवाया था। इसी तरह हम देखें तो उसने दीवानी और फौजदारी जो अदालतें थी, इनका कार्यक्षेत्र भी निश्चित कर दिया था। आने वाले समय में हम देखें तो जो बंगाल के गवर्नर को भारत में अधिकृत सभी प्रांत हैं, उन सभी प्रांतों का गवर्नर जनरल बनाया जाना सुनिश्चित था। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना इसी उद्देश्य के साथ की गई थी। परंतु आने वाले समय में यदि हम देखें तो दोनों में इसी बात को लेकर विवाद होता था कि उनकी शक्तियों का सुनिश्चित निर्धारण नहीं किया गया था, जिनकी कमियों को दूर करने के लिए 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट भी वॉरेन हेस्टिंग्स के समय पारित किया गया था। इन सभी को देखते हुए आने वाले समय में लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो 1786 से 1793 ईस्वी तक बंगाल का गवर्नर जनरल रहा है, ये अपने सुधारों के नाम से जाना जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस की यदि सबसे बड़ी कमी हम देखें तो वो भारतीयों को योग्य नहीं समझता था, और इसी कारण उसने प्रशासन में जो भी सुधार किए हैं, इसमें उसने यूरोपियों पे विश्वास किया और प्रशासन के जितने भी ऊंचे पद थे उन पर प्रशासन के पदों पर यूरोपियों को नियुक्त किया। एक स्थान से दूसरे स्थान पर उनकी स्थानांतरण की व्यवस्था की। उनके वेतन में वृद्धि की गई। कर्मचारियों का जो निजी व्यापार होता था, इस पर पूरी तरीके से उसने प्रतिबंध लगा दिया, और नियुक्तियों में उसने अंग्रेजों को वरीयता प्रदान की। तो इस तरह से हम देखें कॉर्नवालिस ने प्रशासन में सुधार का अनेक प्रयास किया, जिसमें हम ये देखें तो राजस्व के क्षेत्र में कॉर्नवालिस ने कलेक्टर को जो शक्तियाँ मिली हुई थी, राजस्व वसूली की शक्तियाँ और न्याय संबंधी शक्तियाँ, तो इन दोनों शक्तियों का उसने पृथक्करण किया और कलेक्टर को केवल भू राजस्व वसूल करने का अधिकार दिया और न्याय संबंधी कार्य न्यायाधीश को सौंपे गए। राजस्व के क्षेत्र में जो सबसे महत्वपूर्ण सुधार हम लॉर्ड कॉर्नवालिस का मानते हैं वो ये है कि इसने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की तत्कालीन व्यवस्था को देखते हुए स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था शुरू की थी, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे, जिसे जमींदारी व्यवस्था के नाम से या इस्तमरारी बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है। और इसी तरह हम देखें तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने न्याय के क्षेत्र में भी सुधार करने का प्रयास किया। 1787, 1790 तथा 1793 ईस्वी में अनेक न्यायिक सुधार किए गए। उसने 1787 में जिलों की संख्या 36 से घटाकर 23 कर दी और प्रत्येक जिले हेतु एक अंग्रेज कलेक्टर नियुक्त किया, जो राजस्व एकत्र करने के साथ साथ जिले के मजिस्ट्रेट तथा न्यायाधीश के रूप में भी कार्य करता था। आने वाले समय में हम देखें तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कॉर्नवालिस कोड बनाया, जैसे कॉर्नवालिस संहिता के नाम से भी जाना जाता है। इसने प्रशासन, न्याय तथा अन्य क्षेत्रों में जो सुधार किए, उन सुधारों के लिए एक नियमों की श्रृंखला तैयार की, संहिता तैयार की, जिसे कॉर्नवालिस कोड के नाम से जाना जाता है। और इस कॉर्नवालिस संहिता के माध्यम से, इन नियमों के माध्यम से उसने प्रशासन में, न्याय व्यवस्था में, भू राजस्व व्यवस्था में, इन सभी में सुधार करने का प्रयास किया। इसी तरह हम देखें तो 1793 ईस्वी में उसने कुछ अन्य परिवर्तनों द्वारा न्यायिक क्षेत्र में माल अदालतें स्थापित की। और इसी तरह हम देखें तो उनके मुकदमे साधारण दीवानी अदालतों को हस्तांतरित कर दिए गए। निज़ामी अदालतें और जो सदर दीवानी अदालतें होती थी, इन सभी का पृथक्करण करके प्रशासनिक इकाइयों के रूप में उनका विकेंद्रीकरण किया गया। ऊपर से लेकर नीचे तक न्याय व्यवस्था का पृथक्करण किया गया और दीवानी तथा निजामत अदालतों को अपने अपने क्षेत्र में पूर्ण रूप से शक्तियां देकर उनको शक्तियां प्रदान करके अधिक सशक्त बनाने का प्रयास कॉर्नवालिस ने किया। कॉर्नवालिस ने न्याय के क्षेत्र में जो सुधार किए वो मौलिक थे। इस क्षेत्र में उसने भारतीयों को भी महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां देना संभव नहीं समझा और इस क्षेत्र से भी भारतीयों को अलग ही रखा। इस तरह से हम देखें तो
वॉरेन हेस्टिंग्स के समय और लॉर्ड कॉर्नवालिस के क्षेत्र में प्रशासन में अनेक सुधार हुए।